आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये एनसीईआरटी में क्लास 12th में अगर हम देखें तो पहला टॉपिक है, जिसमें दो पार्ट में है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर अलग है, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम पूरे को एक साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से पढ़ते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रो वर्ड जो है ये किससे रिलेटेड होता है? तो इलेक्ट्रो वर्ड जो है ये रिलेटेड होता है चार्ज से, ठीक है। और स्टैटिक्स मींस रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली किसकी स्टडी है? इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो रेस्ट पर रहते हैं। अब ये चार्ज क्या होता है, चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हम थोड़ा समझें। तो जैसे कई सारे जो फिनोमेनन है हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कई बार हम देखेंगे किसी मेटल हैंडल को हमने टच किया, ठीक है, या कई बार हमने किसी टीवी के सामने अपने हाथ वगैरह को ले गए, तो क्या होता है कि कुछ स्पार्क टाइप के निकलते हैं, या हमारे जो हाथ के हेयर्स हैं वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। या कई बार हम विंटर्स में स्वेटर वगैरह उतारते हैं तो ऐसे वहां पे करंट जैसा महसूस होता है स्वेटर से टच करने पर। तो ये सब किस कारण से होता है? तो ये सब कारण होता है बेसिकली चार्ज का। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनमें किसी तरह से फ्रिक्शन वगैरह के कारण उनमें कुछ चार्ज डेवलप हो जाता है, और वो चार्ज डेवलप होने के कारण जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है तो वहां पर हमें जो है क्या लगता है, एक ऐसे महसूस होता है कुछ शॉक जैसा ही, ठीक है। भले वो शॉक बहुत ही स्मॉल अमाउंट का होता है लेकिन वो महसूस होता है। तो ऐसा काफी प्राचीन समय से देखा जाता था, और ऐसा देखा जाता था कि अलग अलग सब्सटेंस को जब हम रब करते हैं तो क्या होता है, वो कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं नॉर्मल सब्सटेंसेस से। जैसे मास के कारण ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम जैसे ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे क्या करें, रब कर दें, तो ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ पे रब करते हैं तो क्या होता है, उनपे कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जिससे वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने लगते हैं। जैसे हम ये भी देखते हैं, बचपन में सबने किया होगा, जो स्केल रहता है उसको हम अपने बालों में रब करते हैं, और रब करके जब उसको पेपर के पीसेस के पास ले जाते हैं तो वो पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करने लगता है। क्यों अट्रैक्ट करने लगता है? क्योंकि रब करने से उस पर कोई प्रॉपर्टी आ जाती है। उसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, चार्ज बोला जाता है। तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज और उसकी स्टडी कब, जब चार्ज रेस्ट पे होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअली में क्या होता है? तो दिस इज द branch of physics which deals with forces, fields and potentials due to static charges। ठीक है, तो ये फिजिक्स की ब्रांच है जो किससे डील करती है, फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल से, जो स्टैटिक चार्जेस के कारण होते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इस बारे में हमें बताती है कि स्टैटिक चार्जेस, जो चार्जेस रेस्ट पर हैं, उनके कारण फोर्सेस कैसे हम फाइंड करेंगे, फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, आया समझिए। अब जब हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी, चार्जेस की, तो हम थोड़ा सा चार्ज को भी समझते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो देखो, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। जैसे मास होता है, मास क्या होता है, वो प्रॉपर्टी जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट के चेंज को अपोज करता है। ऐसे ही देखा गया कि चार्ज भी एक प्रॉपर्टी होती। कई जैसे फिनोमिनन हम मास से देखते हैं कि बॉडीज अट्रैक्ट करती हैं, प्लैनेट्स जो है सन की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, सन के अबाउट घूम रहे हैं, सैटेलाइट्स प्लैनेट के अबाउट घूम रही हैं। ये सब किसके कारण होता है, मास के कारण। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मास से हम
उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वहां पर क्या देखा जाता है कि कुछ और फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है उन फिनोमिनन के लिए। वही फिनोमिनन चार्ज है। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया, रब करने से स्केल जो है पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करने लगा। तो रब करने से क्या हुआ, मास में तो कोई ऐसा फर्क पड़ा नहीं उसके। तो अब ये चार्ज आता कहां से है? तो जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई भी एटम जो है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, और उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। और जो प्रोटॉन्स है उन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और जो न्यूट्रॉन्स है वो कैसे होते हैं? न्यूट्रल। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है? न्यूट्रल होते हैं। अब एटम भी ओवरऑल कैसा होता है? न्यूट्रल। ठीक है। तो एटम भी ओवरऑल न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखो, एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज जो है मैग्नीट्यूड में सेम होता है और साइन में ऑपोजिट होता है। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या किया जा सकता है? बॉडी से निकाला जा सकता है कुछ एनर्जी प्रोवाइड करके। प्रोटॉन्स को निकालना बहुत मुश्किल है, उसके लिए न्यूक्लियर रिएक्शंस की जरूरत पड़ती है। तो वो नॉर्मली प्रोटॉन्स नहीं निकलते, नहीं चेंज होते। तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकल जाएगा तो फिर उस पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज था वो तो उतना ही है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो ओवरऑल कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और अगर किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाएगी, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी। तो बेसिकली चार्ज को हम ऐसे भी बता सकते हैं। देखो, चार्ज वैसे तो क्या है? वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस करता है। हम चार्ज को ऐसे लिख सकते हैं। तो इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच एनी पार्टिकल experiences force in electric and magnetic field। अभी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है तो इसको हम बाद में समझेंगे अच्छे से। ये हम एक अच्छे तौर पे चार्ज की डेफिनेशन बता सकते हैं। जैसे मास क्या होता है? वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो दूसरे मास को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है या अपनी स्टेट के चेंज को रेजिस्ट कर सकता है। वैसे चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अच्छा, एक और चीज, जैसे अभी हम कोचिंग तो आ नहीं रहे हैं, तो डाउट्स वगैरह अगर आपको आते हैं तो कैसे डिस्कस करेंगे? तो ये एक व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8982111000। तो इस नंबर पे आप अपने डाउट्स वगैरह व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो उनमें से अगर लगेगा तो हम डाउट्स कुछ क्लास में ले लेंगे, या उन डाउट्स को मैं व्हाट्सएप पे भी सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। ठीक है। तो ये नंबर पे डाउट्स वगैरह हम क्लियर कर सकते हैं। चलो, तो जो चार्ज है, तो चार्ज हमने क्या बोला? वो प्रॉपर्टी जिसके कारण कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब चार्ज को हम ऐसे भी बताते हैं कि चार्ज बेसिकली क्या है? तो कोई भी एटम न्यूट्रल होता है। अब एटम न्यूट्रल होता है तो उस पर चार्ज कब आएगा? अच्छा, चार्ज की बात किससे होती है? नेट चार्ज। देखो, किसी भी बॉडी में चार्ज तो है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो नेट चार्ज क्या हो गया? 0। तो जब हम बात करते हैं चार्ज की, तो चार्ज का मतलब नेट चार्ज। जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं, लेकिन मैं 100 रुपए उधारी में भी चल रहा हूं, तो इफेक्टिवली मेरे पास जो मेरा खुद का हिस्सा है वो कितना है? 0। ठीक है। लेकिन अगर मैं मेरी उधारी 50 होती और मेरे पास 100 रुपए होते तो मैं नेट 50 रुपए मेरे पास होते।
तो वैसे ही यहां पर नेट चार्ज 0 है, तो इसको हम बोलेंगे नो चार्ज न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे। और चार्ज का मतलब क्या होगा, जब बॉडी पे कोई नेट चार्ज होगा, वो नेट चार्ज किसके कारण आएगा, इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान के कारण आएगा। तो चार्ज को ऐसे भी बोला जाता है, इट इज दी एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस या डेफिशिएंसी को चार्ज बोला जाता है, कि किसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है तो भी उस पर चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो भी चार्ज होगा। अच्छा, अगर अधिकता होगी, एक्सेस होगा, तो कौन सा चार्ज होगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है जरूरत से, अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। और अगर डेफिशिएंसी है, कमी है, जितना इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे उससे कम इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज उस पर डोमिनेट करेगा, तो वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। ठीक है। अब ये जो चार्ज है इसकी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम, जिसको सी से डिनोट किया जाता है। जनरली कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब बात करते हैं तो इनकी बात करते हैं, एम इंटू सी। एम सी क्या हो गया, मिली कूलम। ठीक है, ये क्या हो गया, मिली कूलम। मिली कूलम मतलब 10 की पावर -3 कूलम, या म्यू सी क्या हो गया, माइक्रो कूलम। ये क्या हो गया, 10 की पावर -6 कूलम। फिर नैनो कूलम, एनसी, ये क्या हो गया, 10 की पावर -9 कूलम। फिर पीको कूलम, पीको कूलम क्या होता है, 10 की पावर -12 कूलम। तो कूलम अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो ज्यादातर इन टर्म्स का यूज किया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि मिली कूलम क्या होता है, माइक्रो कूलम क्या होता है, नैनो कूलम क्या होता है और पीको कूलम क्या होता है। ठीक है। अच्छा, एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखो सब लोग, कि चार्ज बताओ कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है या डिराइव्ड क्वांटिटी है। अच्छा, एक मैसेज क्या है कि रेड पेन से दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको मैं ब्लू से लिख देता हूं। ओके, तो दोनों तरह के व्यूज आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो चलो थोड़ा सा चले पुराने नॉलेज में जो 11th में पढ़ा जाता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं, 7। कौन कौन सी होती हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो चार्ज तो नहीं आया इसमें। फंडामेंटल क्वांटिटी जो है इलेक्ट्रिक करंट होती है, और चार्ज जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। तो ये कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान रखना है। तो चार्ज जो है इट इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि करंट जो है उसको फंडामेंटल माना जाता है, और करंट इनफैक्ट चार्ज से पहले करंट की खोज हो गई थी। ठीक है, इसलिए करंट जो है वो फंडामेंटल माना गया, और चार्ज को हम फिर डिराइव्ड क्वांटिटी मानने लगे। और अगर इसका हम ऐसी डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें फिर, तो करंट जो है वो होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो हम चार्ज को क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम। तो करंट के लिए ए यूज किया जाता है, टाइम के लिए टी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ए टी। तो ये चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, तो चार्ज की सीजीएस यूनिट होती है
स्टैट कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको ESU भी बोला जाता है, एंड 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10⁹ ESU। ठीक है, तो चार्ज की CGS यूनिट होती है स्टैट कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एंड 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10⁹ ESU। तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट एक्ट्स algebraically। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और एल्जेब्रिकली ऐड होता है। एल्जेब्रिकली मतलब जैसे एल्जेब्रा में हम चीजें ऐड करते हैं कि 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, +4 + 8 कितना हो जाएगा +12। ऐसे ही +4 - 8 करेंगे तो क्या आएगा -4। तो ऐसी चार्ज को जब ऐड किया जाता है तो साइन के साथ ऐड किया जाता है, एल्जेब्रिकली ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, एल्जेब्रिकली ऐड होती है। सेकेंड, इट इज ऑफ 2 types, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो चार्ज 2 तरह का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस तरह से अगर बॉडी न्यूट्रल है, मतलब कोई चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज होगा तो कैसा चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब होगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमने पहले भी देखा था, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, जितने थे न्यूट्रल एटम में उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर डेफिशिएंसी मतलब कम है इलेक्ट्रॉन तो डेफिशिएंसी कहलाएगी वो। ठीक है, तो ये 2 तरह का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इससे ही रिलेटेड हम और देखें चीजें। अच्छा, किसी का अगर लिखने में मिस हो जाता है, कोई लिख रहे हैं, तो ये वीडियो सेव भी रहेगा पोर्टल के ऊपर, वापस वहां से कुछ अगर मिस हो गया तो उसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमें समझ नहीं आएगा कि कौन लिख पाया है, कौन नहीं लिख पाया है, और हम कंटिन्यूअसली पूछते रहेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। अच्छा, ब्लू कलर ज्यादा अच्छा विजिबल अगर लग रहा है तो मैं आगे ब्लू कलर ही ज्यादा यूज करता हूं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल अच्छा, लाइक इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, लाइक पॉइंट चार्जेस repel each other while unlike point charges attract each other। ठीक है, तो लाइक पॉइंट चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक पॉइंट चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट। ठीक है, लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल करते हैं। पॉइंट क्यों मेंशन किया, एक्चुअली ऐसा भी देखा जाता है कई बार कि अगर पॉइंट चार्जेस नहीं होते
तो कुछ चीजें डिफरेंट भी हो सकती हैं, लाइक चार्जेस भी हो सकता है किसी केस में अट्रैक्ट कर लें, तो इसलिए पॉइंट मेंशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आगे हम कुछ एग्जांपल से बाद में समझेंगे भी इस चैप्टर में, अभी बस हम इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखें कि पॉइंट चार्जेस के लिए ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो ये रिपेल करेंगे, ऐसे ही नेगेटिव चार्जेस होंगे तो ये भी रिपेल करेंगे, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट चार्जेस होंगे तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर while unlike point charges attract each other। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, charge of an isolated system remains conserved। चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है। आइसोलेटेड मतलब जिसपे न तो कोई चार्ज आ सकता है और न ही कोई चार्ज उससे जा सकता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहता है। कौन सा चार्ज ध्यान रखना है, नेट चार्ज। मतलब पॉजिटिव का टोटल अमाउंट दिखने में डिफरेंट दिख सकता है, नेगेटिव का टोटल अमाउंट डिफरेंट दिख सकता है, लेकिन नेट चार्ज कंजर्व रहेगा। जैसे ये आइसोलेटेड सिस्टम है मान ले, ठीक है, इसमें कुछ चार्ज था +4 कूलम, -2 कूलम, +8 कूलम, -1 कूलम। तो इन चार्जेस में कुछ भी रीअरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन टोटल चार्ज जो है, टोटल भी कौन सा, नेट। जैसे इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 12, टोटल नेगेटिव कितना है -3, लेकिन जरूरी नहीं कि टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव कंजर्व है, टोटल सम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो 8 और 4 12, 12 में से 3 गए 9। तो फाइनली ऐसा हो सकता है कि ये +6 कूलम और +3 कूलम बच जाए, कि कोई नेगेटिव चार्ज बचे ही ना, सिर्फ पॉजिटिव हो जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि 11 कूलम पॉजिटिव चार्ज हो जाए, -2 कूलम नेगेटिव चार्ज हो जाए। तो किसी भी तरह से ये आपस में रीअरेंज हो सकते हैं, मिल सकते हैं और चेंजेस आ सकते हैं सिस्टम में, लेकिन नेट चार्ज सिस्टम का चेंज नहीं होगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि चार्ज न तो इस सिस्टम में क्रिएट होगा न ही डिस्ट्रॉय होगा, टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। फिर अगला पॉइंट, 5th पॉइंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। तो क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है? तो देखो, जो वर्ड क्वांटा है वो यूज किया जाता है पैकेट के लिए। ठीक है, क्वांटा मीन्स क्या होता है, पैकेट। तो जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट पैकेट्स की फॉर्म में मिलता है तो वहां पर क्वांटा वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमें साबुन खरीदना है, तो साबुन खरीदना है तो वो पैकेट्स में आता है। तो जैसे हमें 1 चक्की चाहिए, 2 चक्की चाहिए, जितने चक्की चाहिए उतने पैकेट्स हम मांग सकते हैं। तो ऐसे अगर कोई चीज पैकेट्स में मिलती है तो उधर पे क्वांटा या क्वांटम वर्ड यूज किया जाता है। और जहां पे कंटिन्यूअस टाइप की चीजें होती है वहां पे जनरली वेव नेचर यूज किया जाता है। तो चार्ज जो है क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड है मतलब वो पैकेट्स की फॉर्म में मिलेगा। अब पैकेट की फॉर्म में मिलेगा, उसका सबसे छोटा पैकेट जो होगा उसके हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में मिलेगा। और सबसे छोटा पैकेट जो चार्ज का है वो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, Q = NE।
ठीक है जी, वेयर n इज इंटीजर, n एक इंटीजर है और E जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, किसके बराबर होता है, एन ई, एन जो है इंटीजर है और ई है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो सबको पता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू, नहीं ये तो मास होता है, सॉरी, चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, तो E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो इतना पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन पे होता है और इसका नेगेटिव किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी आइडिया होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1, ये चार्ज किसमें, कूलम में, इंटू 10⁻31 kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, किसी भी जो सिस्टम है उसका नेट चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वो चार्ज है जो स्टेबल स्टेट में सबसे छोटा चार्ज मिलता है। बाकी अब तो ऐसा भी देखा गया है कि कुछ और भी पार्टिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से भी कम चार्ज रखते हैं, जिनको क्वार्क्स बोला जाता है, लेकिन फिर भी वो स्टेबल फॉर्म में नहीं मिलते। तो आज भी हम यही मानते हैं कि जो स्टेबल फॉर्म में मिलने वाला सबसे छोटा चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और किसी भी बॉडी का, स्टेबल सिस्टम का नेट चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन करो, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या अगर किसी को कंफ्यूजन है तो -1 कूलम भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक कूलम में कितने ई होंगे, वो चाहे प्रोटॉन का चार्ज मान लो चाहे इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मानोगे तो टोटल चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। तो एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मिलकर बनेगा, तो जल्दी से इसको कैलकुलेट करो। चलो, तो कुछ स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया है, अब देखते हैं किसका आंसर सही आया, और सब लोग सॉल्व करो ऐसे। तो क्या होगा, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। तो Q इज इक्वल टू NE, तो जो N है ये किसके बराबर आएगा, Q बाय E। तो Q कितना है, 1 कूलम, E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो 1.6 का 10 ऊपर ले जाए तो 10/16, और 10⁻⁻⁹ को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁹ आ जाएगा। ये 2 से कैंसिल होगा तो 5/8 आ जाएगा। 8 10 और यहां पर ले लें तो 50/8 इंटू 10⁻18 आ जाएगा। अब 8 इंटू 6 48 होता है, तो 8 6 या 48, एक डेसिमल लग जाएगा, बचेगा 20, तो 8 इंटू 2 16, फिर बचेगा 4 40, तो 8 इंटू 5 इज 40, तो 6.25 इंटू 10⁻18। तो देखोगे एक कूलम, 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स है। इसीलिए जनरली 1 कूलम चार्ज एक बहुत बड़ी यूनिट होती है चार्ज की, और ज्यादातर जो चार्जेस हमें मिलते हैं वो किसमें मिलते हैं, मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम की फॉर्म में। आ रहा है समझिए। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन पता होना चाहिए अपने को कि 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, एक इस पे बेस्ड था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है, आई थिंक 6th पॉइंट है। ठीक है, तो चार्ज क्वांटाइज्ड हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज इज
relativistically invariant. That means it does not depends on स्पीड। तो चार्ज जो है वो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट है, मतलब रिलेटिविटी का कोई असर उस पर नहीं पड़ता है, स्पीड का असर नहीं पड़ता है। हम किसी भी फ्रेम से देखें चार्ज उतना ही रहेगा। हम रुके हुए हैं तो चार्ज अगर 1 कूलम था तो हम चलने लगे, चार्ज चलने लगे, कितने भी तेज चलने लगे उसका चार्ज नहीं बदलेगा, ठीक है, चाहे वो कितनी भी हाई स्पीड से चलने लगे। अब ये बताना जरूरी क्यों हो गया? भाई तुम लोग बोलोगे सर मास भी तो कहां चेंज होता है, हम मैकेनिक्स में इतने सब क्वेश्चंस करते थे, वहां पे मास कांस्टेंट ही रहता था। लेकिन ये बताना इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि मास स्पीड के साथ चेंज होता है। तो कैसे होता है और हम क्यों नहीं करते थे मैकेनिक्स में, वो भी हम समझते हैं, ठीक है। तो चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, ठीक है ना। बाकी इसी में हम देखें वेयर एज मास depends on speed and increases with increase in speed, ठीक है। मास जो है वो स्पीड पर डिपेंड करता है और स्पीड बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। कैसे? तो एक एक्सप्रेशन होता है इसके लिए, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो m जो है ये होता है डायनेमिक मास। डायनेमिक मतलब चलते हुए पार्टिकल का मास। m नॉट रेस्ट मास, रुके हुए पार्टिकल का मास। v जो है v इज स्पीड ऑफ पार्टिकल and c is speed of light। और c की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो, तो मास स्पीड के चेंज होने से क्या होता है? चेंज होता है, और इस फॉर्मूले से चेंज होता है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, जबकि चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। अब मैकेनिक्स में हम क्यों कांस्टेंट मानते थे या क्यों इसको नहीं देखते थे, तो वो हम थोड़ा समझें। तो देखो, हम जब मैकेनिक्स में बात करते हैं, हम प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें, तो जो ऑब्जेक्ट की स्पीड्स हैं वो किस लिमिट में होती हैं? भाई जैसे एक कार अगर चल भी रही है तो मैक्सिमम कितनी स्पीड से चल रही होगी? 150 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन चल रही है उसको और ज्यादा मान ले, 300-400 किलोमीटर पर आवर। प्लेन चल रहा है उसको 1000 किलोमीटर पर आवर से चलता हुआ भी मान ले। तो ऐसे जो भी मैक्सिमम स्पीड भी हम ऑब्जेक्ट्स की देखेंगे वो कितनी आएगी? 1000, 2000 तक भी मान ले किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक और चीज, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी मास बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? देखो, पहली बात तो v जो है हमेशा c से कम होता है। किसी भी पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड से हमेशा कम होगी, वो उसके बराबर नहीं हो सकती है। तो v हमेशा c से कम होगा। तो जो v बाय c वाली टर्म है ये हमेशा 1 से छोटी आएगी, ठीक है, समझ आ रहा है? 1 से छोटी आएगी मतलब डिनोमिनेटर के अंदर ये रूट वाली टर्म है हमेशा पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी तभी ये डिफाइन हो पाएगा, अदरवाइज ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो v बाय c हमेशा 1 से छोटा आएगा। लेकिन v बढ़ने पे v बाय c या v स्क्वायर बाय c स्क्वायर ये फैक्टर बढ़ेगा। ये फैक्टर बढ़ेगा तो 1 में से इसको माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर घटेगा। डिनोमिनेटर घटेगा तो मास बढ़ेगा। मतलब जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही ज्यादा मास होगा। तो अब हम बात करें कि हम जो मैक्सिमम स्पीड जनरली देख सकते हैं, नॉर्मली देखते भी हैं, उसमें क्या चेंज आएगा मास में, तो वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमने बोला कि कोई प्लेन मैक्सिमम कितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा? 1000 किलोमीटर पर आवर। उससे भी ज्यादा हम मान ले कन्वीनियंस के लिए, तो हम मान लें कि स्पीड जो है किसी ऑब्जेक्ट की 3600 किलोमीटर पर आवर है।
ये मैंने इसलिए लिया कि थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 3600 किलोमीटर पर आवर, क्यों? क्योंकि 36 किलोमीटर पर आवर क्या होता है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो 3600 किलोमीटर पर आवर कितना हो गया? 1000 मीटर पर सेकेंड। अब इधर से हम मास में देखें क्या चेंज आएगा। तो क्या चेंज आएगा मास में? तो जो मास है, या पहले हम यही फैक्टर देख लेते हैं, V बाय सी बार। तो V बाय सी क्या आएगा? तो V हो गया 10 की पावर 3, C कितना है? 3 इंटू 10 की पावर 8। तो एक काम करता हूं, इसमें से 3 कम कर देता हूं। तो हमने फैक्टर को और क्या कर दिया? बेसिकली बढ़ा दिया। तो ये आ गया 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 8। मैंने 3 को छोड़ भी दिया, तो ये आ गया 10 की पावर -5। और अब इसका स्क्वायर करेंगे अगर, तो आ जाएगा 10 की पावर -10। अब 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो तो नेग्लिजिबल क्वांटिटी है, तो हम मास को m0 के बराबर ही मान सकते हैं। तो इसलिए मैकेनिक्स में जब पार्टिकल्स की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होती, मतलब ये बहुत ज्यादा है वैसे तो, एक लाइट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा नहीं होती, तो मास के चेंज को हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट, जो थ्रू आउट दी मैकेनिक्स हम करते आ रहे थे। लेकिन अगर स्पीड लाइट के कंपेरेबल हो गई तो मास में चेंज आता है। वो फिजिक्स की एक अलग से ब्रांच होती है, रिलेटिविटी की, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें वो सब चीजें डिटेल में पढ़ी जाती हैं। हमारे कोर्स में नहीं है तो हम ज्यादा नहीं सीखेंगे। आगे जब हायर स्टडीज में अगर आप फिजिक्स वगैरह पढ़ोगे तो हो सकता है आपको वो सब पढ़ने को मिले और जानने को मिले। ठीक है, तो मास स्पीड पर डिपेंड करता है, बस ये हमें यहां पर पता होना चाहिए। लेकिन चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि एक चार्ज c/2 स्पीड से जा रहा है, मास c/2 स्पीड से जा रहा है, तो क्या फर्क पड़ेगा उसमें? तो चार्ज में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मास में फर्क पड़ेगा। और अगर स्पीड c के कंपेरेबल हो गई, c/2, c/4 इस तरह से, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करके हम मास का चेंज भी बता सकते हैं। नॉर्मल स्पीड्स के लिए वो चेंज नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है, वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि मास करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज इज ऑलवेज associated with mass, but mass can exist without charge। ठीक है, इसको हम समझते हैं, थोड़ा मार्कर देख लें। तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो इसका क्या मतलब है कि चार्ज जो है वो हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होगा, जबकि मास जो है उसको चार्ज के बिना भी हम देख सकते हैं, वो हमको मिल सकता है। तो चार्ज हमेशा मास के साथ ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज वाले पार्टिकल्स ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, उन दोनों में खुद पे ही मास होता है। तो बिना मास के चार्ज कैसे मिल सकता है? भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 की। एक काम करते हैं, ब्लैक मार्कर यूज करते हैं, थोड़ा दिक्कत कर रहा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी। और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। वैसे न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से, लेकिन जनरली हम उसको सही मान सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब खुद ही मास रखते हैं, तो अगर वो है किसी बॉडी में तभी चार्ज होगा। तो चार्ज होगा तो मास तो होगा ही होगा, लेकिन मास बिना चार्ज के भी एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे? जैसे हम न्यूट्रॉन की ही बात करें, तो न्यूट्रॉन का मास तो है, लेकिन उस पर चार्ज कितना होता है? 0। ठीक है ना, न्यूट्रॉन का मास होगा इतना 1.67 इंटू 10 की पावर -27, लेकिन चार्ज कितना होगा? 0। तो मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज कभी मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अब इससे
क्या हमें सीखने को मिल रहा है या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लाइट है, लाइट के जो पार्टिकल्स हैं जिनको क्या बोला जाता है, फोटॉन्स, वो जो है उनका रेस्ट मास जीरो होता है। तो अगर उनका रेस्ट मास जीरो होता है मतलब उनपे कभी चार्ज नहीं हो सकता। चलो, तो इसमें कई स्टूडेंट्स ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं जो काफी कॉमन मिस्टेक है। इसको ऐसे समझें, मान लो मेरे पास 100 रुपए थे, ठीक है, और आपके पास भी 100 रुपए थे, ठीक है, मेरे पास 100 रुपए थे, आपके पास भी 100 रुपए थे, मैंने आपको 10 रुपए दे दिए, ठीक है, तो आपके पास मेरे से कितने ज्यादा रुपए हो जाएंगे? तो हम आंसर दे रहे हैं 10। कैसा होगा? अगर मैंने 10 रुपए दिए तो मेरे पास कितने हो जाएंगे? 90, और आपके पास कितने हो जाएंगे? 110। तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 20 का, क्योंकि मेरे 10 कम भी तो हुए, आपके 10 बढ़े, ठीक है। तो यहां पर जो डिफरेंस है वो 100 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं होगा, वो 200 के बराबर होगा। आ रहा समझ? तो हम इसको और समझ लेते हैं। तो देखो 100 इलेक्ट्रॉन्स गए, तो अगर इससे 100 इलेक्ट्रॉन गए, ये न्यूट्रल था, तो जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? तो Q1 इज इक्वल टू 100E, और जिसपे गए इलेक्ट्रॉन्स उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो जो Q2 होगा वो होगा -100। तो अगर सिर्फ ए के बारे में बात करते हैं तो ए का चार्ज 100 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर बढ़ जाता, बी का उतना कम हो जाता। लेकिन क्या पूछा है यहाँ पे? Q1 माइनस Q2। तो जो Q1 माइनस Q2 है, तो क्या आएगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200E के बराबर। तो ये Q1 माइनस Q2, अगर E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो 200 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 70। और ऐसी मास का डिफरेंस, तो अगर इससे 100 इलेक्ट्रॉन्स गए तो इसका मास कम हो जाएगा, तो M1 किसके बराबर हो जाएगा? M माइनस 100 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस पे 100 इलेक्ट्रॉन आए बी पर, तो इसका मास क्या हो जाएगा? M प्लस 100 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब M2 माइनस M1 निकालेंगे, तो M2 में से M1 माइनस करेंगे तो क्या हो गया? M तो कट जाएगा, तो ये 200 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो 200 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, तो ये आ जाएगा 18.2 इंटू 10 की पावर माइनस 29 kg, या 1.82 इंटू 10 की पावर माइनस 28 kg, ऐसे भी लिख सकते हैं। आ रहा समझ? ये कई बार कॉमन मिस्टेक होती है कि 100 इलेक्ट्रॉन गए तो हम डिफरेंस 100 के बराबर बोल देते हैं, तो ये ऑप्शंस भी होते हैं इस तरह के, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर 100 इलेक्ट्रॉन गए तो एक के 100 कम हुए तो दूसरे के 100 बढ़े, इसलिए जो डिफरेंस आएगा वो 200 का आ जाएगा, ठीक है। आया समझ? कोई दिक्कत इसमें किसी को? उसके बाद एक और पॉइंट लिखो, लास्ट पॉइंट। तो इसमें लिखो स्टेशनरी चार्जेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड around themselves. Uniformly moving charges produces electric as well as magnetic fields and accelerating charges produces electric and magnetic fields which are
radiating, that means they produce electromagnetic waves। ठीक है, स्टेशनरी चार्जेस जो हैं वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं स्टेशनरी चार्जेस के बारे में। फिर यूनिफॉर्मली मूविंग चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और एसिलरेटिंग चार्जेस जो हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जो रेडिएट करती हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमको पता होना चाहिए कि चार्ज की क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं।